क्लास 10 में थे त्रिभुज का परिमेय है 6.1। परिमेय क्या बोलती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक ही रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कहने का अर्थ हुआ कि बोल रहा है कि ए भुजा के समांतर एक भुजा मतलब समांतर खींची गई है जो AC और AB को प्रतिच्छेद करती है। कौन कौन सा बिंदु? D और E। और किसके समांतर है? BC के समांतर। ये मेरा जो दिया हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय और थेल्स प्रमेय। थेल्स एक वैज्ञानिक है, उसी के नाम पर ही प्रमेय दिया गया है। आप इसको इस तरह अगर कहीं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लिखा रहेगा तो अब ऐसा ही इसको ऐसा ही सॉल्व करना है, और थेल्स थ्योरम रहेगा तो भी एक ही है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि एक भुजा के समांतर मेरा दूसरी भुजा दिया हुआ है, तो हम वही लिख दिए, जो दिया है वही हम लिखे। दिया है कि त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है? DE पैरेलल BC, ये मेरा दिया हुआ है। हमको सिद्ध करना क्या है? AD बटे DB इसके इक्वल टू AE बटा EC, हमको ही प्रूव करना है। अब हमको कैसे प्रूव करेंगे? ये तो मेरा दिया हुआ, बाद बाकी जो हम डैश से दिए हैं ये हम पहले रचना किए हैं। क्या की रचना? BE मतलब यहाँ और CD दोनों को मिलाए, BD तथा CD को मिलाया, और EN परपेंडिकुलर किसमें खींचे? AB का। EN परपेंडिकुलर AB का खींचे एवं DM परपेंडिकुलर किसका खींचे? AC का। किसका? AC का खींचा। अब इसको उत्पत्ति भी लिख सकते हैं, कोई एक लिख सकते हैं, उत्पत्ति भी लिख सकते हैं, प्रमाण भी लिख सकते हैं, प्रूफ भी लिख सकते हैं, कि कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक भी लिखिएगा, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करना है, हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे लाना है? AD और DB। तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब हम देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कहाँ लेते हैं, क्योंकि हमको क्या लाना है? रफ में आप समझा रहे हैं, रफ हमको क्या है? एरिया ऑफ AD, एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले ADE लिखिए। क्या कि त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल A और मेरा क्या है? ADE, मतलब ये मेरा E हो जाएगा, E उसके बाद AD, ये परपेंडिकुलर किसमें है? N का। ये मेरा पूरा परपेंडिकुलर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके इक्वल टू 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये मेरा फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पर आधार क्या है? फर्स्ट लम देखिएगा जो हम फर्स्ट में किए हैं त्रिभुज ADE में, तो आधार क्या है? ADE में मेरा आधार क्या है? 1/2 इंटू आधार मेरा AD हो गया। अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? EN मेरा परपेंडिकुलर हो गया। वही हम लिखे 1/2 गुने AD इंटू EN, ये मेरा पहला मतलब क्षेत्रफल हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखे? BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो मेरा ये त्रिभुज कैसे बना है? देखिए इस टाइप में बना है। अब क्या है? ये मेरा E है, अब क्या है? ये मेरा B है, उलट गया है BD, क्या है? BD। तो अब इसका मतलब तो यहाँ पर इसका हाइट नहीं है, तो इसको हाइट कैसे फिर करते हैं? इसको इधर बढ़ाते हैं और ऐसे दिया हुआ फिगर के माध्यम से समझिए, ये हम रफ किए हैं पहला का। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2। आधार क्या हो जाएगा? BD मेरा आधार हो गया, और ऊंचाई क्या हो जाएगा? EN। अब दोनों को देखिएगा, मिलाइएगा, 1/2 गुने AD इंटू EN बट्टा 1/2 इंटू BD इक्वल टू EN। तो यहाँ पर क्या देखते हैं? 1/2 कट गया,
ई एन कट गया, बचा क्या ए डी बटा डी बी। हम यहाँ पर इसलिए नहीं काटे क्योंकि हम फ्रेश मतलब लिख रहे हैं, हम रफ में आपको समझा दे रहे काट के। तो ई एन 1/2 और ई एन कट गया, बचा क्या ए डी बटा बी डी, इसको समीकरण 1 मान। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी में ए डी ई, तो हम परपेंडिकुलर किसके माने हैं, डीएम को परपेंडिकुलर माने हैं। तो अब सेकंड को समझाते हैं। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, मेरा त्रिभुज, ये ऐसे मेरा त्रिभुज है, ये हो गया डी, हाँ, और ये हो जाएगा ए ई, इसका परपेंडिकुलर क्या है एम, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर समझा रहे, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, आधार क्या हो जाएगा ए ई आधार हो जाएगा, और डीएम क्या हो जाएगा मेरा डीएम परपेंडिकुलर। अब इसी को उलट दीजिए, और त्रिभुज क्या बोल रहा है, त्रिभुज सीईडी, मतलब सीईडी में, तो अब इसको पलटिएगा क्योंकि हमको ये त्रिभुज ऐसे पलट के हो जाएगा। जब ऐसे हो जाएगा तो मेरा क्या है, ये मेरा सी हो जाएगा, आई मेरा ई हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा डी। तो इसको यहाँ पर ऊंचाई नहीं है, तो ऊंचाई बनाने के लिए यहाँ से लंब डालते हैं, जो क्या है एम है, ये जो क्या है एम है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2, 1/2 इंटू आधार, आधार क्या हो जाएगा सी, देखिए सी चाहे ई सी जो लिखिए ई सी, और ऊंचाई क्या हो जाएगा डीएम, डीएम। तो दोनों को देखिए कैसे करता है, तो 1/2 इंटू ए सी ए ई गुने डीएम बटा 1/2 इंटू ई सी इंटू डीएम। डीएम डीएम मेरा कट गया, 1/2 कट गया, बचा क्या ए ई बटा ई सी, रफ में काटे ने पहला दूसरा, इसको समीकरण 2 माने। अब यहाँ पर क्या देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, उसमें देखिए एक ही आधार है, क्या है समांतर, ये तो दोनों समांतर है, समांतर में बने त्रिभुज क्या होता है बराबर होता है, तो वही हम लिखे, यहाँ पर लिख देना पड़ता है एक ही आधार है, वह समांतर के बीच बनी त्रिभुज, समांतर के बीच बनी त्रिभुज क्या होता है बराबर होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से कि ए डी बटा डी बी इक्वल टू ए ई बटा ई सी, यही हमको प्रूव करना था, हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ। इसको हिंदी में इति सिद्ध हम लिख सकते हैं। पहला थ्योरम कंप्लीट हो गया। अब 6.2 चलते हैं। प्रमेय 6.2 क्या बोलता है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, प्रमेय 6.2 क्या बोलता है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। कहने का अर्थ हुआ कि जो भुजा है दिया हुआ है कि तीसरी भुजा का समांतर मतलब BC का समांतर होती है। जो मेरा दिया हुआ, देखिए दिया क्या, त्रिभुज ACB में DE क्या है AB तथा AC को इस प्रकार काटती है कि AD बटा DB और AE बटा EC, ये मेरा दिया हुआ। सिद्ध करना है कि DE समांतर BC का है, DE समांतर BC का है, मतलब पैरेलल। हम रचना किए, क्या रचना किए कि DE डैश समांतर किसका है BC का, मतलब DE डैश पैरेलल है मेरा BC का। तो उत्पत्ति माना क्या कि DE पैरेलल नहीं है किसका BC का, तथा DE डैश पैरेलल है BC का। चूंकि DE पैरेलल है BC का तो हम कह सकते हैं कि AD बटा DB और AE डैश बटा E डैश C इसको इक्वल टू 1 मानिए। क्यों? क्योंकि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा ये हम लिख सकते हैं। तथा AD बटा DB और AE बटा EC ये मेरा दिया हुआ है। एक समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कट जाएगा, तो बचा क्या AE डैश
बटे ई डैश सी इक्वल टू ए ई बटा ई सी बचा। अब दोनों और एक जोड़ने पर, दोनों और एक मतलब जोड़िएगा और इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए ई डैश प्लस ई डैश सी इसके इक्वल टू ए ई प्लस ई सी इक्वल टू मतलब डिवाइडेड बाय ई सी। अब देखिए दोनों को ए ई डैश और ई डैश सी को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ए सी प्राप्त हो जाएगा, और ए ई और ई सी को जोड़िएगा तो भी मेरा ए सी प्राप्त होगा। तो ए सी मेरा कट गया तो बचा क्या, ई डैश सी इक्वल टू ई सी। या तब ये दोनों कब बराबर होगा, ये दोनों तभी बराबर होगा कि समपाती होना चाहिए, तो यही हम लिख दिए। परंतु यह तभी संभव है जब ई और ई डैश समपाती हो, मतलब ई जो ई डैश यहां ना होके यहां पर है, कहां है, यहां पर है, और डी ई और डी ई डैश समपाती हो, मतलब ए लाइन डी जो हम माने हैं कि ए लाइन पैरेलल इसका, तो ये ना होके ए लाइन यही है, मतलब दोनों एक ही लाइन है, मतलब डी ई डैश और डी ई दोनों एक ही लाइन है। तो हम अतः कह सकते हैं कि डी ई पैरेलल बी सी है, मेरा डी ई पैरेलल बी सी है, यही हैंस प्रूव्ड। परिमेय 6.2 प्रूव हो गया। अब परिमेय 6.3 चलते हैं। परिमेय 6.3 क्या बोलता है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में मतलब समानुपाती होती है, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप है। आपको क्या हुआ, अब यहाँ पर बोल रहा है कि त्रिभुज में संगत भुजाएं और कोण मेरा क्या है, बराबर मेरा दिया हुआ है, मतलब मेरा सभी कोण बराबर दिया, मेरा दिया है। सो देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल ए और एंगल डी दिया हुआ है, एंगल बी और एंगल ई मेरा दिया हुआ है, और एंगल सी और एंगल एफ मेरा दिया हुआ है। हमको सिद्ध करना है कि ए भुजा बटे डी ई इसके इक्वल टू बी सी इक्वल टू ई एफ ए सी बटे डी एफ, ये हमको बराबर प्रूव करना है। और साथ में कि त्रिभुज ए बी सी आपको दिखाना है कि समरूप है, समरूप मतलब सिमिलर त्रिभुज डी ई एफ का है। तो रचना में हम क्या किए, ए बी इक्वल टू डी पी तथा ए सी इक्वल टू डी क्यू काटी, मतलब यहाँ पर एक इसी का सेम टू सेम भुजा हम लोग लिए हैं, मतलब काटी। पी और क्यू को मिलाया, अब उत्पत्ति में आते थे। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में ए बी इक्वल टू डी पी, कहाँ, ए बी इक्वल टू डी पी कहाँ से आया, रचना से। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी दिया है, ए सी इक्वल टू डी क्यू कहाँ, रचना से। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गया। त्रिभुज डी पी क्यू तो कौन सा नियम लगा, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। तो अब हम कह सकते हैं एंगल बी, जो एंगल बी है वो एंगल पी बराबर हो जाए, क्यों, बाय सीपीसीटी से। जब सीपीसीटी से हो गया तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी और एंगल ई मेरा दिया हुआ है, तो एंगल बी कट गया, इसलिए हम कह सकते हैं एंगल पी इक्वल टू एंगल ई। जब एंगल पी इक्वल टू एंगल ई हो गया तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल ई सी, क्यों, संगत कोण बराबर है। जब संगत कोण बराबर है तो पैरेलल हो जाए, जब मतलब पैरेलल हो गया तो डी पी इक्वल टू डी, मतलब डी पी इक्वल टू पूरे में डी और डी क्यू इक्वल टू पूरे में डी एफ, क्यों, बीपीटी द्वारा, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। जब इसको कर दिए तो डीपी की जगह क्या है, ए बी, डीपी की जगह ए बी और ए सी डी क्यू की जगह ए सी हम किए हैं, तो इसको समीकरण 1 माने। इसी प्रकार हम मतलब दोबारा ना प्रूव करने, इसी प्रकार लिख दिए हैं कि इसी प्रकार ए बी बटे डी ई इक्वल टू बी सी बटे ई एफ
होगा, इसको समीकरण 2 माने। तो समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि ए बी बटा डी इसको इक्वल टू बी सी बटा ई एफ इसके इक्वल टू ए सी बटा डी एफ क्या है, बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर त्रिभुज डी ई एफ का है, हेंस प्रूव्ड। प्रमेय 6.3 प्रूव हो गया। अब कुछ समरी देखते हैं। अब सभी का सारांश देखते हैं। सारांश क्या होता है, समरी। क्या त्रिभुज ए बी सी में अगर माने कि डी ई पैरेलल बी सी का है तो 3 इक्वेशन इसे बन सकता है। क्या क्या बन सकता है, ए डी बटा डी बी इसके इक्वल टू ए ई बटा ई सी। और क्या बन सकता है, ए बी बटा डी बी और ए सी बटा ई सी। और तीसरा काम क्या बन सकता है, ए डी बटा ए बी और ए ई बटा ए सी। यही 3 बेसिक समरी बन सकता है इस त्रिभुज का। और प्रमेय 6.1, 6.2, 6.3 सबका समरी लिखा दिया। अब इसी समरी से अब एक्सरसाइज चलेंगे।